नमस्कार। डिकोड एग्जाम द्वारा चलाए जा रहे यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के क्रैश कोर्स की आज की कक्षा में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग भूगोल की एक क्लास देख चुके हैं। आज हम लोगों की भूगोल की दूसरी कक्षा होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आज की जो कक्षा होगी उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि आज की कक्षा हमारी पूर्व की ही भांति दो तरीके से होगी। दो तरीके, पहली चीज़ तो चर्चा का बिंदु होगा हमारा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य बिंदुओं पर। और चर्चा किस पर करेंगे, तो चर्चा के जो पॉइंट है हमारे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और इसके बाद हिमालय का संरचनात्मक विभाजन कैसे कैसे है। और संरचनात्मक विभाजन के बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों का जो होगा, इसका जो पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका विभाजन है, पूर्व से पश्चिम की तरफ विभाजन, उसको हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट हमारा इसमें यह होगा कि इस हिमालय की विशेषता क्या है और किस हिमालय में कौन सी पर्वत चोटी पाई जाती है, कौन सी पर्वत चोटी ऊंची है, कौन से दर्रे हैं। तो कुल मिलाकर के हिमालय और मरुस्थल के विषय में हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये चर्चा का बिंदु हो गया। दूसरा कालांश जो हमारा होगा, वो दूसरा कालांश होगा इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से। अब प्रश्नोत्तरी की जब हम लोग बात करेंगे तो इसके पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी को देखा था और मुझे लगता है कि डिकोड एग्जाम द्वारा यह एक अभिनव प्रयोग है। अब प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम लोग बात कर ले। कभी कभी होता यह है कि हम लोग एक सिरे से पढ़ते चले जाते हैं, चीज़ें लगती हैं कि हमारे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन जब उसी से क्वेश्चन राइज होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो ये हमारी पुनरावृत्ति की कक्षा इसमें डिकोड एग्जाम ने संचालित किया। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले डिकोड एग्जाम आपके लिए जो एक अप्रतिम प्रयास कर रहा है कि आपका नुकसान न हो और आप उस नुकसान से बचे रहें, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। और वो ये है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है, पूरे मानवता पर जो संकट आया हुआ है, इसमें प्रतिक्रिया सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन आपका नुकसान ना हो इसके लिए तत्पर यह चैनल एक लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज संचालित कर रहा है। और लार्जेस्ट किस हिसाब से है, तो इसमें टोटल 25 टेस्ट शामिल किए गए हैं। अब जब टोटल 25 टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं तो आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। किसी भी निराशा से उबरने का या किसी भी निराशा में डूबने से ज़्यादा बेहतर है कि इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें। और इस 25 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप अपने पढ़ाई लिखाई के साथ तो बने ही रहेंगे और जैसे ही कोई अचानक घोषणा होती है तो आप उसके लिए तैयार भी रहेंगे। ये हो गया कि हम लोगों को 25 टेस्ट ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे इस टेस्ट सीरीज से, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी गुणवत्ता जांचना चाहेंगे कि इसकी गुणवत्ता क्या है। जब तक गुणवत्ता पर हम बात नहीं करेंगे, गुणवत्ता को नहीं परखेंगे, तब तक हम किसी भी चीज को कैसे ले लें। तो गुणवत्ता को चेक करने के लिए आप डेमो पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, यहां तक बात हम लोगों की हो गई। अब डेमो टेस्ट हमने चेक कर लिया। अब डेमो टेस्ट हमें पसंद आया, हमें लगा कि नहीं, यहाँ जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का जो डेमो है वो स्तरीय है और टेस्ट सीरीज एक बृहद आकार में है। तो करना क्या होगा, अब हम जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज से, हम और आप दोनों एक साथ जुड़ना चाहते हैं। तो करना ये होगा कि ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके इस पर मैसेज करना होगा। ये नंबर है, नंबर मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, 9569194453 अथवा 9506742546 पर आप ज्वाइन पीसीएस लिख करके, ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके आप व्हाट्सअप करेंगे। तो यहाँ तक जब हम लोग पहुँच गए कि अब हमने फ्री डेमो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, हमने उसकी गुणवत्ता देख ली और अब हम व्हाट्सअप भी कर दिए और हम टेस्ट सीरीज से जुड़ गए हैं। तो अब हम लोग वापस जाएंगे कहाँ, आज की कक्षा में। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में हम लोग 3-4 चीज़ों पर बात किए थे, वो 3-4 चीज़ें क्या थी कि हिमालय का जो निर्माण था वो कैसे हुआ था। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था तो हम लोग उस पर बात किए थे कि यहाँ से गोंडवाना लैंड से अलग हुआ यह भारतीय भूभाग
यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराता है और इन दोनों के बीच में यह टेथिस सागर की जो भूसन्नति थी, इस टेथिस सागर में तलछटी अवसादों के ऊपर उठने या इस टक्कर के परिणाम स्वरूप जो भूभाग ऊपर उठता चला गया, उसी को आज हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था। अब उसके आगे की बात हम लोग करेंगे, कैसे कि इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादी चट्टानों के बलित होकर ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब इसके विस्तार की बात कर ले कि इसका विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है। तो इसके विस्तार की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, सिंधु नदी का मोड़ मतलब जहां से सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है, यहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यानी दिहांग मोड़ तक इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 400 किलोमीटर से 160 किलोमीटर है। एक बार फिर से कि पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई को यदि हम इस तरह से देखें तो ये 2500 किलोमीटर, और यदि चौड़ाई को देखें तो यहां इसका जो पश्चिमी सिरा है वो ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे यह पूरब बढ़ता जाता है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक, तो 400 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर चौड़ा धनुषाकार इसका आकार कैसा है, धनुष के आकार का, और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वह लगभग 5000 किलोमीटर में विस्तृत है। यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका विस्तार कितना है। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके ऊंचाई की बात करेंगे। तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और इसी के साथ साथ एक खास बात और है कि एशिया की 7300 मीटर से अधिक कुल 94 चोटियां हैं, 94 पिक हैं, जिसमें 92 चोटियां हिमालय और काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। यानी कि पूरे एशिया में 7300 मीटर से अधिक ऊंची कुल चोटी 94 है, और इस 94 में से 92 हिमालय और काराकोरम रेंज में ही ये पाई जाती है। यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार कैसे हुआ। तीसरी चीज हम लोगों ने देखा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये मोटा मोटी हम लोग हिमालय के बारे में अब अवगत हो गए। अब इसके विभाजन की हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो संरचना हुई, तो इसकी संरचना कई चरण में हुई। तो चरणबद्ध तरीके से जब संरचना होती है तो इसके चट्टानों में भी परिवर्तन होता है। तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो संरचनात्मक विभाजन जब हम देखेंगे तो संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से? तो वो 4 भाग ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये 4 भाग इसके संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन? ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक श्रेणी। ये हमारा संरचना के दृष्टि से ये 4 भाग है। और इसके साथ एक फैक्ट ये है कि इसका निर्माण कब हुआ, निर्माण का काल क्या है। तो निर्माण का काल जब पूछा जाए तो हम लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे कि सभी श्रेणियों का निर्माण या सभी श्रेणियों का जो उत्थान है, इसको निर्माण की जगह उत्थान कहेंगे, क्योंकि यह ऊपर उठने के कारण यह भू आकृति दृश्यमान हुई और यह हमको दिखती है। तो इसका जो उत्थान है वो टर्शियरी काल में हुआ। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं, संरचनात्मक विभाजन हो गया। तो अब एक एक संरचना के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय की लोकेशन क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। यहां हम लोग अब समझ लें कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय मूल रूप से यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। अब यहां पर एक चीज समझना होगा हमें, यहां जो ये यूरेशियन प्लेट इस तरीके से यूरेशियन प्लेट है, और यहां जब आ करके इस तरीके से यह भारतीय प्लेट टकराती है, तो होता क्या है कि यह जो यूरेशियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ ऐसे उठती चली जाती है, और इसके साथ साथ क्या उठता है कि यहाँ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर जो था उसमें जो अवसाद जमे हुए थे भ्रंशन के कारण, विभंजन के कारण जो अपर्दन हुआ था, उसमें जो अवसाद जमे हुए थे यह अवसाद भी ऊपर उठते चले गए। ठीक, ये ट्रांस हिमालय की बात अभी हम लोग कर रहे हैं।
इसी का परिणाम है कि टेथिस सागर में जो अवसाद तलछट थे, जो निक्षेप थे, ये ऊपर उठे और इसका परिणाम यह है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म हमें ट्रांस हिमालय में मिलता है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि ट्रांस हिमालय मूल रूप से यूरेशियन प्लेट का एक भाग है और इसको टेथिस हिमालय भी कहते हैं और इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय। यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका नाम क्या है। अब निर्माण हुआ तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हम लोग अभी बात किए थे, तो उसको किस तरीके से हम समझेंगे कि ट्रांस हिमालय अवसादी यानी जीवाश्म युक्त समुद्री अवसाद चट्टानों से बना है। इसमें टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है, या यह कहा जा सकता है कि कैम्ब्रियन युग से लेकर के टर्शियरी काल तक की चट्टानें पाई जाती है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय ही ऐसा है कि इसमें अवसादी यानी जीवाश्म युक्त समुद्री अवसाद कहीं यदि पाया जाता है तो वो ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। एक प्रश्न भी था यूपीपीसीएस 2019 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो प्रश्न यह था कि क्या बृहद हिमालय में जीवाश्म युक्त समुद्री चट्टानें पाई जाती है, या इस तरीके से प्रश्न था। प्रश्न का मूल प्रकृति यही था। प्रश्न यही पूछना चाहता था कि बृहद हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो वो ट्रांस हिमालय होगा, बृहद हिमालय नहीं होगा। ट्रांस हिमालय हम लोग समझ रहे हैं और बृहद हिमालय भी हम लोग आगे समझेंगे। यानी कि संरचना के आधार पर ट्रांस हिमालय अलग है और बृहद हिमालय अलग है। तो अब जब निर्माण हम लोग समझ लिए, तो अब इसकी लोकेशन हम लोग थोड़ा सा मैप पर देखना चाहेंगे और ये हम लोग देखना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो सबसे पहले तो यहां हम लोग देख लें कि ये काराकोरम रेंज, इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में लद्दाख हो गया, और लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के बाद यह फैला हुआ जो कैलाश श्रेणी है, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। काराकोरम सबसे उत्तर, उसके बाद लद्दाख, या इस तरीके से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यह कैलाश श्रेणी। यानी कि इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ये 4 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लें इन श्रेणियों के विषय में, क्योंकि जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं वो इन्हीं में पाई जाती हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि काराकोरम पश्चिम में पामीर की गांठ, पूर्व में कैलाश श्रेणी, दक्षिण में लद्दाख श्रेणी से मिलती है। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लिया जाए कि पामीर की जो गांठ है, पामीर की इस गांठ से यह काराकोरम मिलता है, और इसके पूरब में यदि हम लोग आएंगे तो पूरब में कैलाश श्रेणी, और चूंकि पामीर की गांठ इस तरह से फैली हुई है, यह पामीर ग्रंथि, और इसके बाद कुनलुन श्रेणी है, और काराकोरम रेंज, पामीर की गांठ, पूर्व में कैलाश श्रेणी और दक्षिण में यहां पर यह लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी से यह मिला हुआ है। इसकी लोकेशन हमें स्पष्ट हो गई। और इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में हम लोग बात कर लें तो इसमें प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, मुख्य बिंदुओं पर ही हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें प्रमुख चोटियां हैं K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। फिर हिडन 8068 मीटर। ब्रॉड पीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8047 मीटर। तथा गाशेर ब्रूम 8035 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि यदि अवरोही क्रम में हम बात करें तो K2, हिंडन, ब्रॉड पीक तथा गाशेर ब्रूम इसकी चोटियां हैं, ऊंची चोटियां। किसकी? काराकोरम रेंज की। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। और इसमें सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर ग्लेशियर है। कौन कौन सा? सियाचिन 72 किलोमीटर, बियाफो 63 किलोमीटर, ये ग्लेशियर हैं, ये हिमनद, इसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। और 62 किमी बाल्टोरो, और हिस्पर 61 किमी है। कभी कभी प्रश्न यह पूछता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर या सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो यहां हम लोगों को यह किलोमीटर यदि याद रहेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम सियाचिन पर निशान लगा सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट इसमें से हमें क्या समझना है कि यदि यह पूछ दे, जैसे अभी पूछता है कि नहीं सबसे ऊंची चोटी, हम लोग आंख बंद करके एवरेस्ट पर निशान लगाते हैं, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात हम लोग करते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, देखिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन बड़े परिणामों को पैदा करता है। थोड़ा सा परिवर्तन यदि कर दिया जाए कि ट्रांस हिमालय में या काराकोरम रेंज की, ट्रांस हिमालय में या काराकोरम रेंज, दोनों शब्दों में से अंतर कर सकता है कि काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी का
नाम बताइए। और उसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और K2 के बारे में दिया हो तो यहां पर हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि यहां हम काराकोरम रेंज पूछ रहा है तो हमें काराकोरम रेंज की चोटियों के बारे में जानकारी है। और जब इसके बारे में जानकारी है कि K2 हिंडन, ब्रॉड पीक और गाशेरब्रूम है इसकी चोटियां, तो हम निशान कहां लगाएंगे? K2 पर, तब जाकर के हमारा आंसर सही होगा। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। काराकोरम रेंज के बाद इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी की बात हम लोग करेंगे। इस लद्दाख श्रेणी में क्या है कि यह जास्कर के समानांतर फैली हुई है, यानी कि यह काराकोरम के दक्षिण लद्दाख और इस किसके समानांतर फैली हुई है? दक्षिण की स्थिति तो हमें पता चल गई, और उत्तर की स्थिति की काराकोरम उत्तर में है। किसके? लद्दाख के उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर, और जास्कर के समानांतर यह फैली हुई है। कैलाश श्रेणी के पश्चिम में तथा उत्तर में काराकोरम तक 300 किमी लंबी तथा 5800 मीटर ऊंची है। अब बात यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैलाश श्रेणी, इसके पूर्व में यह कैलाश पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में ही है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी चौहद्दी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उत्तर में काराकोरम रेंज, दक्षिण में जास्कर, जास्कर के ही समानांतर फैली हुई है, और पूर्व में कैलाश श्रेणी की बात करिए या कैलाश श्रेणी के पश्चिम में यह स्थित है। और इसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी है? तो यह 300 किलोमीटर लंबी है। और ऊंचाई की बात हम लोग करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है किसकी? लद्दाख श्रेणी की। यहां तक हम लोग समझ गए। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है राकापोशी, वह लद्दाख का सर्वोच्च शिखर है। लद्दाख का सर्वोच्च शिखर राकापोशी, और राकापोशी के साथ एक विशेषता और है कि यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। कौन? राकापोशी। राकापोशी की लोकेशन हम लोग देखेंगे तो राकापोशी यहां स्थित है। लद्दाख श्रेणी में राकापोशी की स्थिति यहां है। और इसकी खासियत क्या है? मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं, पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है कि आपके दिमाग में इस बारंबारता के नियम के आधार पर यह स्थिर रहे, स्थायी रहे। ठीक, अब हम लोग बात कर लें जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्व देशांतर से अलग होती है। महान हिमालय की बात जब आती है तो महान हिमालय का मतलब क्या है? तो महान हिमालय का मतलब यह है कि संरचनात्मक स्तर से हिमालय का दूसरा पार्ट, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय। तो 80 डिग्री से यह अलग होती है। 80 डिग्री देशांतर से यह कैसे अलग होगी? महान हिमालय से, और मुख्य श्रेणी के समानांतर उत्तर पूर्व की ओर यह बढ़ती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और मुख्य श्रेणी की तरफ यह एक तो उत्तर में इधर और पूर्व की तरफ यह बढ़ती है। कौन? ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब कैलाश की हम लोग बात कर लें। कैलाश श्रेणी मुख्यतः कहां स्थित है? तिब्बत में स्थित है, और मानसरोवर झील तक इसका विस्तार है। किसका? कैलाश का। मानसरोवर झील को हम लोग देखेंगे। मानसरोवर झील यहां है। यह हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न के लिए, हमारे प्रश्न पत्र के लिए, परीक्षा के लिहाज से तो यह महत्वपूर्ण है ही यह मैप, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब हम लोग नदियों के विषय में पढ़ेंगे तब हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी लोकेशन को अपने एटलस पर भी निशान लगाते हुए चले, ताकि फिर से यदि आपको रिवीजन करने की इच्छा हो तो आप अपना एटलस उठाएंगे और सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो यहां जब कैलाश श्रेणी को हम लोग पढ़ लिए तो ट्रांस हिमालय हमारा समाप्त हुआ, यानी तिब्बत हिमालय हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय। उससे पहले थोड़ा सा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है, और संपूर्ण ट्रांस हिमालय पर यह इसकी विशेषता है कि वनस्पतियों का अभाव है, यानी कि इसको एक तरीके से मरुस्थल आप कह सकते हैं। जहां वनस्पतियां ही ना हो उसको मरुस्थल कहा जाएगा। तो संपूर्ण ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियों का अभाव है, और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर। और यह श्रेणी
1000 किलोमीटर लंबी तथा मध्यवर्ती भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है। देखिए अभी हम लोग हिमालय, संपूर्ण हिमालय के विस्तार की बात की, जिसमें ट्रांस हिमालय भी था, महान हिमालय भी था, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ये इन चारों संरचनाओं को यदि मिलाएं तब लंबाई कितनी हो रही है? 2500 किलोमीटर। लेकिन केवल तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय की या टेथिस हिमालय की जब हम बात करेंगे तो इसमें इस श्रेणी की 1000 किलोमीटर ही लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 250 किलोमीटर चौड़ा है। और यह जैसे जैसे पूर्व तथा पश्चिमी किनारों की यदि बात करेंगे तो यह 40 किमी चौड़ी है। अपने किनारों पर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है, इसकी चौड़ाई मध्यवर्ती भागों में अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 3 नदियां सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को जन्म देती है। कौन? ट्रांस हिमालय। ये कहां से? इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास से ही है। तो यह ट्रांस हिमालय सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को जन्म भी देती है। अब जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय की हम लोग बात करेंगे। तो बृहद हिमालय, महान हिमालय का उत्थान लघु हिमालय के उत्तर में आकस्मिक रूप में हुआ। इसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री पुकारा गया। जैसे कि ये जास्कर और कैलाश के बाद जब ये श्रेणी हमारी अलग हो गई, ये श्रेणी अलग हो गई, तो ये तो हम कह सकते हैं कि इस महान हिमालय, ये जो महान हिमालय का विस्तार हम यहां से लेकर के यहां तक देखते हैं, इस महान हिमालय के दक्षिण उत्तर में ट्रांस हिमालय और इसके दक्षिण में मध्य हिमालय है। यानी कि इस तरह से कहा जा सकता है कि दक्षिण में मध्य हिमालय और उत्तर में ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित महान हिमालय को हमारे ग्रंथों में हिमाद्री के नाम से पुकारा गया। यह इसकी परिभाषा हो सकती है, या हमारे समझने के लिए यह एक लाइन अच्छी लाइन हो सकती है। ठीक, इसके निर्माण की अब हम लोग बात कर लें कि इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से, देखिए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में अंतर हो गया। ट्रांस हिमालय को हम लोग देख रहे थे तो टेथिस के समुद्री अवसादों से उसका निर्माण हुआ था और वह मूल रूप से यूरेशियन प्लेट का पार्ट थी। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो यह आर्कियन शैलों यानी ग्रेनाइट निस्था, शिस्ट और सिरे व पार्श्व इसका अवसादी शैलों से निर्मित है। तो जैसे ही आर्कियन शैलों की बात आएगी तो आर्कियन शैलों की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्कियन शैलों में जीवाश्म का अभाव था। यहाँ तक अभी जीवन की उत्पत्ति की बात नहीं हुई थी, किसी भी तरीके की जीव की बात नहीं थी। तो आर्कियन शैलों में ग्रेनाइट निस्थ तथा शिस्ट पाए जाते हैं और इसके सिरे और पार्श्व भाग जो है वो क्या है? अवसादी शैलों से निर्मित है। विस्तार की हम लोग बात करें तो इसका जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। और इसी के विस्तार को पूरब से पश्चिम यदि देखा जाए तो यहाँ ये सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मुड़ती है यहाँ तक 2500 किलोमीटर लंबा यानी 2500 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा हिमालय का विस्तार है। ऊंचाई की बात करेंगे तो इसमें जो चोटियां हैं यह पश्चिम में नंगा पर्वत तथा पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी थी ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सीधे सीधे प्रश्न भी हम लोग पूछते चलेंगे। और पश्चिम में यहाँ नंगा पर्वत को हम लोग देख रहे हैं, पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में यहाँ नामचा बरवा। तो पश्चिम में नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर और नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर ऊंचा नामचा बरवा। यानी कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा और पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। और जैसा कि हम लोग यहाँ मैप पर देख रहे हैं तो इसकी आकृति क्या है? धनुषाकार है। इसकी आकृति धनुषाकार है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक समझने के बाद तो बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, इन प्रमुख चोटियों को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ चोटी हो जाएगी, यहाँ चोटी की ऊंचाई हो जाएगी और किस देश में यह चोटी पड़ती है उसको हम लोग देखेंगे क्रमशः। अवरोही क्रम में देखेंगे। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट 8848 मीटर। लोकेशन क्या है? नेपाल में। कंचनजंगा 8597 मीटर। लोकेशन क्या है? भारत। मकालू पर्वत 8481 नेपाल।
धौलागिरी 8172 नेपाल, नंगा पर्वत 8126 भारत, अन्नपूर्णा 8078 नेपाल, नंदा देवी 7817 भारत, नामचा बरवा 7756 तिब्बत। कहीं कहीं जब एनसीईआरटी हम लोग उठा करके पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में नामचा बरवा क्लास 9th के एनसीईआरटी में यदि देखा जाए तो कहीं कहीं नामचा बरवा हमें भारत में दिखाई देता है और कहीं कहीं हमें तिब्बत में भी दिखाई देता है। एक प्रश्न भी था जिसमें कि नामचा बरवा और मानधाता दोनों विकल्प दिए हुए थे, तो मानधाता गुरला मानधाता पर्वत जो है हमारे देश में नहीं है, लेकिन नामचा बरवा को एनसीईआरटी के आधार पर देखें तो ये हमारे देश में पाया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग भारत कह सकते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए इसके निर्माण, इसकी अवस्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई और इसमें प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। तो एक पॉइंट और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं। तो हिमनद कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमनद है, गंगोत्री जेमू हिमनद सिक्किम में पड़ता है। और इन हिमनदों की खासियत क्या है कि अनेक नदियों को इन्होंने जन्म दिया। गंगा और यमुना का उद्गम यहीं से हुआ, इन्हीं हिमनदों से हुआ। यानी कि ट्रांस हिमालय यदि जन्मदाता है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का, तो बृहद हिमालय गंगा और यमुना जैसी नदियों का जन्मदाता है। ठीक, यहां तक हम लोग अब समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो बृहद हिमालय में प्रमुख दर्रों का अर्थ क्या है कि जब दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में रास्ते, ये प्राकृतिक होते हैं। और ये प्राकृतिक कैसे होते हैं कि पहाड़ों के बीच में इनके उत्थान के समय जो बलन होता है उसमें जो दरार पड़ी रहती है, उसी दरार, दर्रे का मतलब सीधे सीधे दरार, उसी दरार के माध्यम से जो आवागमन होता है, और यह दरार इतना बड़ा होता है कि आवागमन हो जा सके, तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। तो अब महान हिमालय में जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं? बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में पड़ता है, बारालापचाला और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, थांगला नीति लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में पड़ता है। एक चीज यहां हमें देखना पड़ेगा कि भारत और तिब्बत मार्ग जो शिमला से गंगटोक शिपकिला दर्रे से तथा सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलेपला दर्रे से होकर के कलिंगपोक से लहासा तक सड़क मार्ग है। यदि भारत तिब्बत मार्ग की बात करें तो शिमला से गंगटोक शिपकिला दर्रे से और सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलेपला दर्रे से होकर के रास्ता क्या है? कलिंगपोक से लहासा तक सड़क मार्ग है। अब हमने देखा था कि हिंज लाइन या सचर जोन से ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। अब यहां पर बात आती है कि बृहद हिमालय मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से बृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है। अब हम लोग थोड़ा सा लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात कर लें। हम लोग ट्रांस हिमालय की बात कर लिए, बृहद हिमालय की बात कर लिए, अब लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करेंगे। मध्य हिमालय की स्थिति क्या है कि मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के उत्तर में महान हिमालय खड़ा है और बीच में यह मध्य हिमालय। तो हालांकि हिमालय का जो उत्थान का काल है वो टर्शियरी काल में ही हुआ है, सबकी बात हो रही है। तो यहाँ मध्य हिमालय का या लघु हिमालय का एक अन्य नाम और कौन सा है? तो इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं और यह प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक चट्टानों से निर्मित है। यहाँ स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, यानी ठोस चट्टानें यहाँ पर है। ठीक, चट्टानों में अंतर है। एक का ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था टेथिस सागर के समुद्री, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, महान हिमालय की चोटी को हमने देखा था। महान हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। यहाँ पर जब हिमाचल श्रेणी की हम लोग बात करेंगे तो इसमें प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक चट्टान पाई जाती है। और इसमें और प्रमुखता किसकी किसकी है? तो स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। अब इसके विस्तार की बात कर लें, इसकी संरचना की बात कर लिए, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ स्थित है उसकी बात कर लिए। विस्तार की बात हम लोग करेंगे तो कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी से, यहाँ जो पीर पंजाल श्रेणी है कश्मीर में, इस पीर पंजाल श्रेणी से लेकर के झेलम और ब्यास नदियों तक इसका पूरा, झेलम का जो विस्तार है इस तरह से, झेलम और ब्यास नदियों के बीच में
इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैलाव लेकर के यह क्या करता है कि दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाता है और इसके उत्तर में बृहद हिमालय समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा तक विस्तृत है। इसके उत्तर में बृहद हिमालय, जैसा कि हम लोगों ने देखा मैप पर कि इसके उत्तर में जो ये बृहद हिमालय है ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैला हुआ है। यानी कि झेलम और ब्यास नदियों के बीच में, यहाँ जो झेलम नदी आती है तो झेलम और ब्यास नदियों के बीच से यह क्या करता है कि यह मुड़ता है 400 किलोमीटर का फैलाव लेकर के। यह किधर मुड़ता है? दक्षिण और पूर्व की तरफ, यानी कि इधर यह दक्षिण और ऐसे पूर्व की तरफ यह मुड़ जाता है। इसके उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इसके उत्तर में महान हिमालय है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है और औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किमी की औसत चौड़ाई है। एक प्रश्न यहां बनता है कि महान हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तीनों का क्रम यदि देख लिया जाए तो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, ये महान हिमालय की औसत ऊंचाई और मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई। यदि आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते चलेंगे, कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे, तो जो प्रश्नोत्तरी की कक्षा हम लोगों की होगी उसमें बड़ा मजा आएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक, तो यहां हम लोगों ने यह समझा कि इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई कितना है? 50 किमी इसकी औसत चौड़ाई है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, यहाँ पाए जाने वाले जो कुछ ऐसी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लें जहाँ से कि फैक्ट हमें जानने चाहिए, जहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसमें प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है? तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसमें दो दर्रे पाए जाते हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। दर्रों के बाद अब हम लोग बात करेंगे पर्वत श्रेणी की। तो पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग, रीवा तथा मसूरी, यहां पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन सी? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग, रीवा तथा मंसूरी, ये पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक सबसे बड़ी विशेषता आती है। वो विशेषता यह है कि यहाँ वनस्पतियों के विषय में भी चर्चा की गई है, यानी कि वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। और ये वनस्पतियां कौन हैं? तो यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं और ढालों पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग या टनमर्ग, और उत्तरांचल में बुग्याल या प्यार कहा जाता है इसको। तो यहां हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव था और मध्य हिमालय में यदि वनस्पतियां पाई जा रही हैं तो यह निश्चित रूप से एक नई चीज है कि हिमालय में वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन से हिमालय में, किस हिमालय क्षेत्र में वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय तो होगा नहीं, मध्य हिमालय होगा नहीं, या वनस्पतियों की शुरुआत कहां से होती है? इस तरीके के प्रश्न यदि पूछा जाए तो यहां हम लोग वनस्पतियों को देख रहे हैं कि ये मध्य हिमालय में ये पाई जाती है। अब घाटी की बात कर लें हम लोग। प्रमुख दर्रे, पर्वत श्रेणी और वनस्पतियों की बात कर ली। अब घाटियों की बात करेंगे तो कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में तथा पूर्व में काठमांडू घाटी, यानी कि जो नेपाल है हमारा, इस नेपाल में काठमांडू घाटी पाई जाती है। अब यहाँ पर पर्यटन स्थल की भी बात कर लें, नगर और पर्यटन स्थल, चूंकि घाटियों के बारे में हम लोग जानते हैं ये काफ़ी खूबसूरत घाटी है, तो नगर भी होंगे, पर्यटन स्थल भी होंगे। तो पर्यटन की बात कर लिया जाए, इसके दक्षिण ढलानों पर 250 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से शहर हैं? तो शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, चकरौता, अल्मोड़ा, रानीखेत स्थित हैं, जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग पर्यटन करने के लिए वहाँ जाते भी हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अब शिवालिक श्रेणी की बात होती है। शिवालिक श्रेणी यानी कि हिमालय रेंज का सबसे दक्षिणी भाग, शिवालिक श्रेणी। इस तरीके से शिवालिक श्रेणी का यह विस्तार है। तो अब शिवालिक श्रेणी हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय के बीच में भी अलग होने वाली लाइन थी, सचर जोन या हिंज लाइन।
इसके बाद मध्य हिमालय और महान हिमालय को भी अलग करने वाली एक लाइन थी। अब इस मध्य हिमालय से शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, और मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है, और इसे हिमालय का दक्षिणतम व नवीनतम विस्तार भी कहा गया है शिवालिक श्रेणी को। इसका निर्माण कब हुआ और इसके निर्माण काल के बाद इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं उसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो इसका जो निर्माण था वह मध्य मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसीन काल तक माना गया है, और चूंकि यह मायो प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ तो इसके अंतर्गत जो परतें पाई जाती हैं वह मायो प्लिस्टोसीन बालू कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल की मोटी परतों से यह निर्मित है, यानी कि इसके अंतर्गत जो संरचनात्मक चट्टानें पाई जाती हैं वह मायो प्लिस्टोसीन बालू कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल से बनी है। यहां तक क्लियर है। अब विस्तार की बात कर ले तो पश्चिम में पोतवार बेसिन यानी पंजाब के दक्षिण से यह प्रारंभ होकर के असम तक विस्तृत है। कौन? शिवालिक श्रेणी। हालांकि यह कोसी नदी के आगे मध्य हिमालय से यह संबद्ध हो जाती है। जब कोसी नदी के आगे जब ये बढ़ती है तो मध्य हिमालय से यह असंबद्ध हो जाती है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक यह मिली हुई दिखती है, यानी कि यहाँ तक यह इस तरीके से यह मिली हुई दिखती है। और इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, यानी पूर्व में यह केवल 15 किलोमीटर चौड़ा है, और पश्चिम की हम लोग बात करें तो पश्चिम में यह 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो यह 900 मीटर से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणी की। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो शिवालिक श्रेणी का विभिन्न नाम, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि जम्मू में जम्मू पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? शिवालिक श्रेणी को। तो इसका निर्माण हम लोगों ने देखा, यह मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है इसको हम लोगों ने देखा, संरचनात्मक रूप से इसमें पाए जाने वाले शैलों को हम लोगों ने देखा, इसके विभिन्न नाम को हम लोग देखे। अब थोड़ा सा दून और द्वार की बात कर लें कि ये दून और द्वार क्या होता है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम में इसको हम लोग दून कहते हैं, और पूरब में इसको क्या कहेंगे? द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून और पूरब में द्वार, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और पूर्व में हरिद्वार द्वार कहते हैं, यानी हरिद्वार। ठीक। और शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में, शिवालिक का जो यह गिरिपद क्षेत्र है, गिरी माने पर्वत, पद माने पांव, तो पर्वत पदीय भी इसको कहते हैं, या पर्वत का पांव भी कहते हैं। तो ये जो गिरिपद क्षेत्र है इसके पश्चिम में सिंधु, यहां ये सिंधु नदी, इसके पश्चिम में सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, और तीस्ता नदी तक जो एरिया है यह गिरिपद का, यह क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। भाबर पेटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहां तक हम लोग जब समझ लिए तो थोड़ा सा यह देख लें कि ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय कैसे अलग होता है, बृहद हिमालय से मध्य हिमालय कैसे अलग होता है, और मध्य हिमालय से शिवालिक श्रेणी कैसे अलग होती है। तो सपोज करिए कि यह ट्रांस हिमालय यह है और यह मध्य हिमालय यानी बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से जो अलग होता है बृहद हिमालय, और ये अलग करने वाली जो लाइन है इसको सचर जोन कहते हैं या हिंज लाइन कहते हैं। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो यह लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन से अलग होता है, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। और यहाँ जो घाटियाँ बनी हैं वो अनुप्रस्थ घाटी है, और इन अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण क्या है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। घाटियाँ अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो तरीके की घाटियां हैं। अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण कश्मीर, कुल्लू और काठमांडू घाटी है, और अनुदैर्घ्य घाटी पश्चिम में दून और पूरब में द्वार। ये कहाँ से? तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो ये हमारी लाइन अलग होती है, मेन सीमांत दर्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किससे अलग होता है? मध्य हिमालय और
शिवालिक श्रेणी से। शिवालिक के बाद जो भाबर पट्टी है, गिरिपथ का क्षेत्र है, उसके बाद क्या शुरू होता है, उत्तर का मैदान शुरू होता है। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा संरचनात्मक विभाजन के बाद इसका हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ था उसके बारे में हम लोग समझ लें कि प्रादेशिक विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। इस नदी की दो नदियों के बीच में जो घाटियां हैं, नदी घाटी के आधार पर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया, उसके आधार पर इसे लगभग 4 भागों में बांटा गया। 5वां भाग इसका जो प्रादेशिक विभाजन है उसे पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 4 नदी घाटियां कौन कौन सी हैं? तो सतलज, यानी कि ये सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में सतलज के बीच में ये जो हिमालय का विस्तार है इसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और सतलज और काली नदी के बीच में यहाँ जो ये काली नदी है, ये जो एरिया हमारा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो इसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहेंगे। ये दूसरा एरिया जो है इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में यहाँ एक चीज देखने की बात है कि ये चाहे पंजाब हिमालय हो, कश्मीर हिमालय हो या ये कुमायूं हिमालय हो, इससे ज्यादा विस्तृत कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। यहाँ काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक यह विस्तृत है और इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। चौथा, ये नेपाल तीस्ता नदी से लेकर के यहाँ जो दिहांग महाखड्ड है, दिहांग गार्ज है, दिहांग नदी तक जो विस्तार है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दिहांग महाखड्ड के बाद जो विस्तृत है उसे हम लोग पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा ये प्रादेशिक विभाजन हम लोग देख लिए, तो इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग जान ले। संरचना के आधार पर तो हमने हिमालय को काफी विस्तार से पढ़ा, अब प्रादेशिक विभाजन के बारे में हम लोग जान लें। थोड़ा थोड़ा फैक्ट के हिसाब से, तथ्यात्मक रूप से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हमें जानना चाहिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ सिंधु से लेकर के सतलज के बीच में जो पंजाब हिमालय का विस्तार है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत व सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर यह लंबा है। सतलज से लेकर के सिंधु नदी तक इसकी लंबाई, यानी पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। और इसमें पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी आती हैं? तो पंजाब हिमालय में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर। किसमें आएगा? प्राकृतिक विभाजन की यदि बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा? तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार किसमें आ जाएगा? पंजाब हिमालय में। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब दूसरा हम लोग बात कर लें तो सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के बीच में ये जो दूसरा एरिया है यह 320 किलोमीटर लंबा है और यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका जो पूर्वी भाग है, किसका? कुमायूं हिमालय का जो पूर्वी भाग है, तो इसको 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्वी भाग को हम लोग पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ये पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसका विस्तार एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि सतलज और काली नदियों के बीच में है और टोटल लंबाई की यदि हम लोग बात करें पश्चिम से पूर्व में तो यह 320 किलोमीटर लंबा है। इसमें इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख चोटियों की बात हम लोग करेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और नंदा देवी। यहां एक प्रश्न है आपको, थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि कश्मीर या पंजाब हिमालय में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम तो आ गया, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, लेकिन इसमें जो है कैलाश हिमालय नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कुमायूं ये कश्मीर हिमालय में कैलाश श्रेणी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलाश श्रेणी हमारे देश में ही नहीं। ठीक, अब इसका विस्तार हम लोग समझ लिए कुमायूं हिमालय का और इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में समझ लिए। झील या ताल की बात कर लें तो नैनीताल, भूमिताल, सात ताल ये झील हैं। और दर्रों की हम लोग बात करेंगे तो कुमायूं हिमालय में तिब्बत, भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले 2 दर्रे माना और नीति दर्रा है, ये किसमें? कुमायूं हिमालय में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तीसरा हम लोगों का जो क्षेत्र है वो तीसरा क्या है कि काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के बीच में फैला
ये नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो क्या हैं? कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक विभाजन की हम लोग बात करें नदी घाटियों के आधार पर। और इसमें जो घाटी है वो कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी है। अब चौथा असम हिमालय की हम लोग बात करेंगे। ये चौथा पॉइंट है हमारा, तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी तक, दिहांग महाखंड तक, जहां ब्रह्मपुत्र नदी अचानक मोड़ लेती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 720 किमी लंबाई क्षेत्र सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान तक विस्तृत है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कुला कांगड़ा, चुमलहारी, काबस, जांगसांगला और पौहनी। नदियां कौन कौन सी हैं इसमें? दिबांग, दिहांग, लोहित। और दर्रे कौन कौन से हैं? जेलेपला, बुमला, सेला, तुंगा, यांग्याप, कांगड़ी और कारपोला। ये दर्रे किसमें पाए जाते हैं? असम हिमालय में। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब पूर्वी पहाड़ी के बारे में हम लोग बात कर लें। नदी घाटियों के आधार पर तो हम लोग बात कर लिए, पूर्वी पहाड़ियों के विषय में हम लोग बात कर लें। तो पूर्वी पहाड़ी चूंकि दिहांग महाखंड के बाद, इस दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है, ऐसे पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जब यह हिमालय इस तरह से विस्तृत है और दिहांग महाखंड के बाद यह दक्षिण की ओर यहां से तीखा मोड़ बनाता है और पूर्वी सीमा के साथ यह फैलता चला जाता है। दूसरा क्या है कि यह पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं और इन पहाड़ियों की जो शैलें हैं, जो चट्टानें हैं, वो मजबूत बलुआ पत्थरों यानी अवसादी शैलों से निर्मित हैं। इसकी प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं। पूर्वी पहाड़ियों की बात हम लोग कर लिए। और जैसा कि टॉपिक में हम लोग शुरू में ही देखे थे कि हिमालय प्राकृतिक विभाजन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिमालय के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि मरुस्थल के भी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मरुस्थल की कुछ मुख्य चीजें हैं उसको हम लोग देख लें। तो भारत का जो विशाल मरुस्थल है इसको हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत यह राजस्थान यानी कि यह थार मरुस्थल की लोकेशन। और यह अरावली के किधर पड़ता है? पश्चिम। मैप की हम लोग बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी यदि है तो थार मरुस्थल की जो लोकेशन हो कहाँ है? पश्चिम में। ठीक। अब यह क्या है कि यहाँ इसके बाद, इस सीमा के बाद, हमारे इस सीमा के बाद यह क्या हो जाता है? पंजाब, ये पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो थार मरुस्थल पाकिस्तान तक विस्तृत है। ऐसा माना गया है, ऐसा कहा जाता है कि मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक चट्टान की संरचना की हम बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और तीसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि 150 मिमी से कम वर्षा यहाँ मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। 2-3 चीजें निकल करके आई कि इसे थार का मरुस्थल हम कहते हैं। इसका विस्तार 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली के पश्चिम में यह स्थित है। और ऐसा माना गया है कि इसकी जो मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था, लेकिन जब इसकी भूगर्भिक चट्टान संरचना की बात की गई तो इसकी जो चट्टान संरचना है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना हिस्सा है। भारत का जो हिस्सा है उसमें प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं थार के मरुस्थल की चट्टानी संरचना हम लोग बात करते हैं इस मरुस्थल की, तो इसका प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार इसको माना जाता है। और यह अरावली के पश्चिम में है। इसके दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। किसके? इस थार के डिजर्ट में जो बहती है वो लूनी नदी है दक्षिण में। ये इसका आउटलाइन, ये मैप है हमारे देश का जहाँ की हमारा मरुस्थल विस्तृत है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण में थार मरुस्थल, इसका 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पाकिस्तान तक जाता है। और इसकी जो चट्टान है भूगर्भिक चट्टान, वो प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार के बारे में सत्य स्थापित करती है। और माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह समुद्र का
हिस्सा था। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब थोड़ा सा हिमालय और मरुस्थल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो हिमालय और मरुस्थल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बड़ी चीज तो यह है कि प्रश्न और उत्तर के इस श्रृंखला में आपको इतना समय मिल जाएगा कि कमेंट में आप हमें इसका जवाब देते हुए चलें। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जैसा कि हम लोग पूर्व में ही बात किए हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे और पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसमें प्रश्नोत्तरी की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, कुछ चीज़ों को हम लोग प्रश्नोत्तरी में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर से मैं शुरू करता हूं कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माउंट आबू अरावली श्रृंखला, ठीक है, कोडाई कैनाल, पलनी पहाड़ी, उटक मंडलम, नीलगिरी पहाड़ियां और शिमला पीर पंजाल। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है यह शिमला और पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर हिमालय में है और यह पश्चिमी विस्तार है, हिमालय का पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल श्रेणी। और शिमला की स्थिति जब हम लोग देखते हैं तो शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और पीर पंजाल के विस्तार में यह शिमला नहीं आता। शिमला और पीर पंजाल इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो सही उत्तर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? दर्रों से प्रश्न पूछा गया है। दर्रे कौन कौन से हैं? जेलेब, बोमडीला, लिपुलेख, बनिहाल। अब पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पश्चिम में जो दर्रा है, यानी कि मैप के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अब इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा स्थित है? बृहद हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे। बृहद हिमालय के बारे में यदि हम लोग जान रहे हैं तो हमें इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पश्चिम में जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है। अब हमको यह देखना है कि बनिहाल दर्रा कहाँ कहाँ हमें मिलता है। तो बनिहाल दर्रा सी और डी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों खत्म हो गया। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, अब सी और डी में से ही हमको एक सही उत्तर चुनना है। बनिहाल दर्रा के बाद हम लोग बात करेंगे, तो बनिहाल के बाद कौन सा दर्रा आता है? लिपुलेख। तो अब 4 के बाद 3 किसमें आ रहा है? तो सी और डी दोनों में 4 के बाद 3 आ रहा है। अब जेलेपला और बोमडीला के बारे में यदि हमें जानकारी है तो हम उत्तर को चुन पाएंगे। ठीक, यहाँ प्रश्न इसलिए पूछा गया है, प्रश्न पूछने का क्रम यह है कि दर्रों के बारे में या हिमालय के विस्तार के बारे में आप सही तरीके से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यही है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अब बनिहाल के बाद, लिपुलेख के बाद जेलेपला दर्रे का नाम आता है और जेलेपला को हम लोग देखेंगे, यानी कि डी नहीं है, इसका सही आंसर होगा यह कि बनिहाल, लिपुलेख, जेलेप और बोमडीला। हमारा सही उत्तर होगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर के गुजरता है और जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? बनिहाल से, काराकोरम से, जोजिला से या नाथुला से? किस दर्रे से संबंधित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से क्या है? इसका संबंध किससे है? बनिहाल दर्रे से इसका संबंध है। किसका? जवाहर सुरंग का। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बोलन दर्रा, बोलन पास, जोजिला, लिपुलेख या बनिहाल? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जवाहर सुरंग के साथ इसका संबंध है। तो कश्मीर को शेष भारत से कौन जोड़ रहा है? बनिहाल दर्रा जोड़ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? महासागर प्लेट के विसरण द्वारा, महाद्वीप प्लेटों के विसरण द्वारा, महासागर प्लेटों के विसरण द्वारा या द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा? तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या है? महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? हैरी हेस और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इसकी सबसे प्लेटों के अभिसरण के बारे में
जो बात किया जाता है उसकी सबसे उत्तम व्याख्या हैरी हेस और कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत हमें उसकी सबसे अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, यह प्रश्न पूछा था यूपीपीसीएस 2004 में। हालांकि जो भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रश्न यहाँ से डिलीवर किए जा रहे हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ये अलग बात है कि वो सन इसमें नहीं डाला गया ना, तो एग्जाम का वो कमीशन का नाम डाला गया। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख लें कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नांकित में से किसका भाग है। आप लोग भी कमेंट करते चलें, साथ साथ चलें, बड़ा मजा आता है और आपके कमेंट से हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी ऊर्जा यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का या उत्तरी मैदान का? तो यहाँ पर दक्कन पठार और उत्तरी मैदान की तो बात नहीं करेंगे। दक्कन पठार का नाम इसलिए हम लोग नहीं लेंगे, अरे सॉरी, उत्तरी मैदान की बात हम लोग नहीं करेंगे, शिवालिक और हिमालय का बात नहीं करेंगे, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया शिलांग पठार का ही विस्तार है। तो यहाँ पर दक्कन पठार की हम लोग बात करेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो किसका विस्तार है? दक्कन पठार का विस्तार है। और ये किससे संबंधित है? तो दक्कन पठार से संबंधित है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मकालू और मनासालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है, ये तो सही है। सिंधु नदी के गार से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच में स्थित है। तो यहाँ मकालू और मनासालू के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा है कि हम लोग मालाबार तट के विषय में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ ये तो सही है, मकालू और मनासालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को बिल्कुल इजी चीज है, तराई के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा सही है कि सिंधु के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई की बात की जाती है। लेकिन मालाबार तट की हम लोग बात करेंगे तो गुजरात और गोवा के बीच में जो विस्तृत एरिया है उसको हम लोग मालाबार तट के रूप में नहीं जानते, बल्कि उसको हम लोग कोंकण घाट के रूप में भी समझते हैं। ठीक, तो यहां मालाबार तट हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देख रही है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इस तरीके से ये 1 काराकोरम, 2 लद्दाख, 3 जास्कर और चौथा कैलाश श्रेणी था। तो इसमें जो है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या शिवालिक की बात यहाँ की जा रही है। तो अब हम लोगों के लिए सही आंसर क्या होगा? तो 8वां का सही आंसर हमारा होगा शिवालिक, क्योंकि यह वाह्य हिमालय की बात करता है। यहां तक हम लोग स्पष्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, क्या है? काराकोरम, लघु हिमालय, शिवालिक या बृहद हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में बृहद हिमालय भी सम्मिलित है, शिवालिक भी सम्मिलित है और लघु हिमालय भी सम्मिलित है। लेकिन काराकोरम की जब हम लोग बात करते हैं तो संरचनात्मक विभाजन के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है या तिब्बती हिमालय का भाग है। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा काराकोरम। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। ठीक, तो इस कंफ्यूजन में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक और लघु हिमालय, यह हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। और काराकोरम क्या है? काराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हमारी बात समझ रहे हैं आप? तो अब आगे बढ़ेंगे कि हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। सबसे गहन अपर्दन किसमें है? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में या ट्रांस हिमालय में? तो सही आंसर इसका है शिवालिक के उपांत में, यानी कि शिवालिक श्रेणी के बाद ये जो गिरिपद क्षेत्र है और इस गिरिपद में जो नदियों का उतार होता है, तो क्या होता है कि वहां सबसे ज्यादा अपर्दन होगा। तो सबसे ज्यादा अपर्दन किसमें है? शिवालिक उपांत में सबसे अधिक अपर्दन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए।
कौन कौन सी? एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। और उपरोक्त में सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? सबसे पूर्व में यहाँ 4 चोटियों की बात दे दी गई है, और सबसे पूर्व में जब चोटियों की बात की जाएगी तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर की जब बात की जाती है तो राजस्थान का जो मरु एरिया है, जब जिले की बात हम लोग करते हैं तो यह बाड़मेर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन, नंगा पर्वत और नंदा देवी की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखिए कि सबसे पहले तो 2 नंबर आएगा सही अनुक्रम, घटते क्रम में कौन सा? गाडविन आस्टीन या K2। तो 2 नंबर कहाँ कहाँ है? ये दोनों गायब हो जाएंगे, ए और बी। गाडविन आस्टीन के बाद कौन सा पर्वत आता है? गाडविन आस्टीन के बाद हमारा पर्वत आता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ है? ए में नहीं है, इसका मतलब कि हमारा ये आंसर सही होगा। सबसे पहले गाडविन आस्टीन और दूसरा हम लोग जान रहे हैं कंचनजंगा, तो बाकी ये दोनों हमारे सही है। यहाँ प्रश्न की जो साइकोलॉजी है वो यह जानना चाहता है कि आप गाडविन आस्टीन यानी K2 और कंचनजंगा के विषय में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? गारो, लुसाई, मिजो और मैकाल। तो पूर्वांचल श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे आसान है आपके लिए यह जानना कि मैकाल जो है हिमाद्री के अंतर्गत आता है, तो यह पूर्वांचल से संबंधित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? अभी देखिए जैसे प्रश्न हम लोग किए थे कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो यहां पर प्रश्न पूछ दिया कि हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? संकीर्ण अनुदैर्ध्य है या? पहले तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की हम लोग बात कर लें कि अनुदैर्ध्य हमें यदि पता है और अनुप्रस्थ घाटियां हमें पता है, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि अनुप्रस्थ घाटियां कश्मीर घाटी है, लेकिन अनुदैर्ध्य घाटियां दून, ये अनुदैर्ध्य घाटियों में आता है। तो यहाँ पर संकीर्ण अनुदैर्ध्य है कि विस्तृत अनुदैर्ध्य है? तो यहाँ से पहले तो ये दोनों ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, और इसमें जो है दून घाटियां संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, तो हमारा सही आंसर संकीर्ण अनुदैर्ध्य होगा। आगे हम लोग बात करेंगे हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? सबसे अधिक चौड़ी श्रेणी पहले हम लोग बात किए थे कि कौन सी संरचनात्मक आधार पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसकी कितनी लंबाई और किसकी कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लघु हिमालय सबसे चौड़ा है, उप हिमालय चौड़ा है, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो इसमें सबसे चौड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इसकी चौड़ाई भी कम है 25 किमी, लेकिन चौड़ाई जो है लघु हिमालय की सबसे ज्यादा थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लघु हिमालय होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, तो सही आंसर हमारा होगा बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भ्रंशोत सह्याद्री की बात कर रहा है, और बलित, सह्याद्री, अवशिष्ट, राजमहल पहाड़ियां और ज्वालामुखी नीलगिरी की बात कर रहा है। तो यहाँ आप किसी भी एक को यदि आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे। जैसे भ्रंशोत्स की बात जब आती है या हिमालय की बात करें तो हिमालय तो बलित पर्वत का उदाहरण है। अब बी का एक हम लोग देखेंगे तो बी का एक कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। बी का एक केवल इसमें मिलेगा। तो इसका मतलब यह ये प्रश्न पूछने वाला आपसे यह जानना चाहता है कि आप हिमालय के इस तथ्य को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि हिमालय बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का, बलित पर्वत का एक उदाहरण है। यदि आप यह जान रहे हैं तो भारत के प्राकृतिक विभाजन में आप यह भी जान रहे हैं कि जो सह्याद्री है या पश्चिमी घाट पर जो सह्याद्री श्रेणी है यह एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला न होकर के यह भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है जो टूट गया था। और ज्वालामुखी का जो निर्माण हुआ था, तो ज्वालामुखी का
के निर्माण से ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था वह राजमहल और डालमा पहाड़ियों पर हुआ था। तो यहाँ ज्वालामुखी से संबंध किसका है? राजमहल से। और नीलगिरी जो पर्वत है वह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस आधार पर हमारा उत्तर सी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नई पर्वत श्रेणी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से शिवालिक पर्वत श्रृंखला हमारा आएगा, क्योंकि यदि हिमालय के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, तो नवीन बलित पर्वत में हिमालय का यह भाग है शिवालिक श्रेणी। तो हमारा सही उत्तर होगा बी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरांचल हिमालय की बात अभी हम लोग प्राकृतिक रूप से नदी घाटियों का जब हम लोग विभाजन देख रहे थे तो उत्तरांचल हिमालय की बात की गई थी। तो इसमें सही आंसर हमारा कौन सा होगा? तो उत्तरांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियां किसमें अवस्थित हैं? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या बाह्य हिमालय में? यह किसमें स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सीडीएस 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा धौलाधार और पीर पंजाल लघु हिमालय में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भाबर पेटी पाई जाती है। भाबर पेटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय घाट में, छोटा नागपुर में, पश्चिमी घाट में या तटीय उड़ीसा में? तटीय उड़ीसा में डेल्टा की बात होती है। छोटा नागपुर में क्या होता है? पठार की बात होती है। पश्चिमी घाट में भ्रंशोत्स पर्वत पाए जाते हैं। लेकिन यह क्या होगा? यह पर्वतपदीय क्षेत्र है। भाबर पेटी पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसी भाबर पेटी के द्वारा हिमालय और उत्तर का मैदान अलग होता है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर के मैदान को अलग करने वाली पेटी को हम लोग भाबर पेटी के रूप में जानते हैं। इसे पर्वतपदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये क्या होगा? हिमालय घाट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के रूप में जाना जाता है? तो एंटार्कटिका चूंकि हमारे देश में ही नहीं है, उत्तरी ध्रुव हमारे देश में ही नहीं है, श्रीलंका ये भी देश के बाहर है। निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन यही होगा। और सफेद पानी का मतलब यह है कि जहां बर्फ ही बर्फ हो, सब कुछ सफेद हो। तो ये सफेद पानी के नाम से सियाचिन क्षेत्र को जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है? यूपी पीसीएस 1997 में यह प्रश्न था। कश्मीर एवं तिब्बत को जोड़ता है, नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है, लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, लेह एवं कारगिल को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यूपी पीसीएस 1998 में यह प्रश्न था। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। निश्चित रूप से इसका प्राचीनतम भाग हम लोग जान रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है। हमारा उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? यूपी पीसीएस 90 और 2009 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। 2 बार यह प्रश्न रिपीटेड है। तो गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? हिमालय का, जास्कर का, काराकोरम का या पीर पंजाल का? तो इसका सही आंसर होगा गाडविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज का, काराकोरम श्रृंखला की पर्वत चोटी है। और काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन ही है। निम्नांकित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? कई बार इसको हम लोग डिस्कस किए। शिवालिक पर्वतपदीय प्रदेश कहा जाता है हिमालय का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। आप लोग भी कमेंट देते हुए चलें तो स्पीड हमारी भी थोड़ी सी मेंटेन रहे, बड़ा मजा आता है। क्या है कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है किसको किसको? बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, तिब्बत को बृहद हिमालय से, मध्य हिमालय को शिवालिक से और शिवालिक को भाबर से। तो मुख्य सीमांत भ्रंश किसको किसको अलग करता है? सही आंसर इसका है मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिमालय में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। हिमालय का उत्थान प्लियोसिन तथा प्लिस्टोसिन काल में हुआ। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा कि हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ठीक, इसका सही आंसर होगा डी।
तो ये हिमालय के संबंध में बाकी ये 3 कथन सही हैं और ये कथन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? एमपीपीसीएस 1992 में यह प्रश्न था। एवरेस्ट पूर्व से पश्चिम की ओर यह प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इसका क्या होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम होगा कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा इसका सही क्रम है। आंसर हमारा बी सही होगा। आपके पास इतना समय मिल जा रहा है कि आप प्रश्न को पढ़ लें और प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर आप दे सकें। अब प्रश्न है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यह काफी बढ़िया प्रश्न रहा और ये शायद 2010 या 11 में यह प्रश्न पूछा गया था। यूपीएससी ने ये इस प्रश्न को पूछा था। देख लिया जाए क्या प्रभाव होता। 3 ऑप्शन दिए गए। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। यह हिमालय की स्थिति है कि वो साइबेरिया से आने वाली लहरों को रोक करके रखता है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यह भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यानी कि ये देखा जाए तो ये तीनों सही हैं और ये तीनों के तीनों प्रभाव निश्चित रूप से भारत पर पड़ते। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में इस तरह से प्रवाहित होती है और अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? आईएएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आईएएस 2011 में प्रश्न के हिसाब से विकल्प क्या था कि बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण जो ये हिमालय मोड़दार हुआ है, तो इनके उत्थान के कारण। दूसरा है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। तीसरा है कि तृतीय कल्पीय वलित पर्वत मालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण। और चौथा है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों कारण सही है। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी हिमालय के बारे में, जैसे ही हम लोग पढ़ रहे थे तो यह कहा गया कि हिमालय पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और अचानक जो है यह दक्षिण की तरफ एक मोड़ लेता है और ऐसे मोड़ लेकर के यह पूर्व की तरफ विस्तृत होता चला गया है। पूर्वांचल पहाड़ियों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब हिमालय इधर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है और पूर्व की ओर आगे बढ़ करके यह अचानक दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ लेता है और तीखा मोड़ लेकर के यह दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे विस्तृत रूप से फैलता चला गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष संघीय नमन कहते हैं। इसका मतलब कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। दूसरी बात कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जब देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है। यदि हिमालय का विस्तार इस तरह से है तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और इसके समानांतर बहती चली जा रही है। और यही पूर्व में आकर के हिमालय का एक तीखा मोड़ आता है जो अक्ष संघीय नमन है और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी एक गार्ज बनाती है जिसे दिहांग गार्ज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण की यदि बात करें तो ब्रह्मपुत्र यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी आ सकती थी और यहां से भी आ सकती थी। कई जगह मोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन इसका एकमात्र कारण यह है कि यह अक्ष संघीय नमन होता है और इसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। अतः ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या है भैया? गहरे खड्ड, ठीक है, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये चारों चीज हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि यहां पर गहरे खड्ड हमको देखने को मिलते हैं, घुमाव वाले नदी मार्ग मिलते हैं और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता मिलती है, लेकिन समानांतर पर्वत श्रेणियां हमें नहीं मिलती हैं। पर्वत श्रेणियों को हम लोगों ने देखा था तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो मध्य हिमालय था उसका विस्तार अलग था, उसके बाद लघु हिमालय, इसका विस्तार अलग रहा, शिवालिक श्रेणी इसका विस्तार
यानी कि हिमालय का जो विस्तार है वो कुछ कुछ इस तरीके से इसका विस्तार होता चला गया, यानी कि ट्रांस हिमालय यहां तक विस्तृत है तो ये ऐसे है, ये ऐसे, और इस तरीके से इसका विस्तार हुआ है। तो केवल बात करेंगे हम लोग तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, 2 और 4। और ऊपर इसके साथ साथ ये देखने के साथ ही अगला क्या है कि उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित यानी नवीन मोड़दार के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो ये चीजें देखने के साथ ही हम कह सकते हैं कि गहरे खड्ड, घुमाव वाले नदी मार्ग और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता इसके नवीन बलित पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सबसे बड़ा इसका विस्तार 72 किलोमीटर, तो सबसे बड़ा सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई दर्रा है? बड़ा आसान प्रश्न है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। मिलाम हिमनद कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हिमालय का विभाजन हुआ था उस विभाजन में कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमनद आता है। इस तरह से आज की कक्षा हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।